हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ सप्लाई कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। नाउ इंट्रोडक्शन। अभी लॉ ऑफ डिमांड हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया था। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो द लॉ ऑफ सप्लाई इज ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक थियोरी का, जैसे कि है ना लॉ ऑफ डिमांड भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नाउ ये दोनों इंटरलिंक्ड है। लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड इंटरलिंक्ड है। दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने नाम से उन्होंने बुक जो पब्लिश की थी इन द ईयर 1890 1890 के साल में। तो वो उसी बुक में इसको उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लॉ ऑफ सप्लाई को। एंड द लॉ एक्सप्लेन्स, ये जो लॉ है वो एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको ये है ना क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ, उसमें क्या मतलब कंडीशन क्या है तो कि स्टेटमेंट ऑफ लॉ अदर थिंग्स बिंग कांस्टेंट, ये माना जाता है कि सारे के सारे जो रिमेनिंग जो थिंग्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। खाली यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस। तो यहाँ पर हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस हाई होती है, हाइक होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, कमोडिटी मतलब सामान की, किसी सामान की कीमत जब बढ़ती है तो उसे मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो उस समय पर है ना जो सप्लायर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करते हैं। एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, और जब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस है वो गिर जाती है, भाव उसके गिर जाते हैं, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो उस समय पर है ना जो सप्लायर्स होते हैं वो क्वांटिटी सप्लाई भी लेस करते हैं ना। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन, इसका मतलब इन सिंपल शब्दों में अगर प्राइस में उछाल आ रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं तो है ना क्वांटिटी सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा। और दाम अगर गिर रहे हैं किसी कमोडिटी के तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी गिर जाएगी ना। तो मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का वो डायरेक्ट है कि भाई एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक गिर रहा है तो दूसरा भी गिरेगा। नाउ सिंबॉलिकली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एस एक्स इज इक्वल्स टू, उसको हम फंक्शन ऑफ पी एक्स, मतलब पी मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स। नाउ एस इज सप्लाई, एस का मतलब यहाँ पर सप्लाई, एक्स मीन्स कमोडिटी, एफ मीन्स फंक्शन एंड पी मीन्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नाउ अजम्पशंस ऑफ लॉ, इस लॉ को हमें है ना वैलिड करने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए है ना हमें कुछ कंडीशंस, ये अजम्पशंस मतलब कुछ कंडीशंस है उनको फुलफिल करना जरूरी है। उसको अजम्पशंस ऑफ द लॉ मतलब कंडीशंस ऑफ द लॉ, कि आपको कंडीशंस रखनी होगी, इन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है अगर आप इस है ना लॉ ऑफ सप्लाई को वैलिड प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहला कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो बनने के लिए जो लागत होती है, उस पर जो खर्चा लगता है, उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है, वो यहाँ पे बोला गया है कि भाई कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर इट इज एज्यूम्ड, हम इसको एज्यूम करते हैं, हम मानकर चलते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि देयर इज नो चेंज, की है ना भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो एज इट इज रहने वाला है ना। अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंजेस होगा तो वो इफेक्ट करेगा, किसको इफेक्ट करेगा? प्रॉफिट्स ऑफ द सेलर, सेलर के प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा। देयरफॉर द लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड, तो उस केस में फिर क्या होगा कि कम क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी मार्केट में एट द सेम प्राइस पर कम क्वांटिटी का सप्लाई होगा। इसीलिए ये मानकर चलते हैं इस लॉ ऑफ एजम्पशन मतलब लॉ ऑफ सप्लाई को सही ठहराने के लिए कि भाई कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पर है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब है ना हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को भी कांस्टेंट रखेंगे, भाई जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है प्रोडक्शन में वो भी है ना उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, देयर इज नो चेंजेस, वहां पर कोई ही है ना बदलाव नहीं आएगा मतलब। तो इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का जो तरीका है, प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, दैट विल नॉट गेट चेंज, उसमें कोई है ना बदलाव नहीं आने वाला है। इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू एन
क्योंकि क्या होगा, अगर है ना नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है अगर प्रोडक्शन में, तो उसकी वजह से फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, और प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो दिस इन टर्न में लीड टू एन, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा एट द सेम प्राइस, सेम भाव पर है ना सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को एज्यूम करने के लिए हमको प्रूव सही, लॉ ऑफ सप्लाई को सही ठहराने के लिए हमें कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये भी हमको एज्यूम करके चलना है ना। थर्ड, नो चेंज इन वेदर कंडीशन, मतलब है ना जो वेदर कंडीशन है वो एज इट इज रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए मतलब। तो इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंजेस इन वेदर कंडीशंस। नेचुरल कैलेमिटीज जो है, जैसे कि है ना बाढ़ आ गई, फ्लड मतलब बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, मे डिक्रीज सप्लाई, क्योंकि उनके वजह से फिर क्या होता है, जो सप्लाई है मार्केट में प्रोडक्ट्स की, कमोडिटी की, पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, फिर सप्लाई वो कम हो जाता है। नाउ फोर्थ वन, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। भाई यहाँ पर ये भी मानकर चलना है कि है ना गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके जो वो लोगों ने रूल्स और रेगुलेशंस रखे हैं बिजनेस को लेकर, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, वो अनचेंज रहना चाहिए, बिना बदलाव के वो रहना चाहिए। तो इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट, ये भी अज्यूम किया गया है कि द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन पॉलिसी हो गई या ट्रेड पॉलिसी को लेकर हो गया, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस ट्रेड पॉलिसी, दैट रिमेन अनचेंज, की वो है ना अनचेंज रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसमें कोई हेरफेर नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। नाउ फिफ्थ वन है कि नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है उसमें भी कोई चेंजेस ना हो, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्ट ट्रांजिशन गुड्स का ट्रांजिशन के लिए जो कॉस्ट लगता है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सो इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो वो इंक्रीज कर देती है सप्लाई को एट द सेम प्राइस, सेम भाव में है ना वो सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, इसीलिए इसको भी है ना अनचेंज रखना है। नाउ सिक्स वन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, जो अदर गुड्स के प्राइस है वो भी है ना यहाँ पे कांस्टेंट रहने चाहिए। तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, तो यहाँ पर प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, स्थिर रहने चाहिए, मतलब कांस्टेंट मतलब स्थिर रहने चाहिए। इफ एनी चेंज, अगर कोई चेंजेस होता है, द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू, तो फिर उस अगर मान लीजिए इन्हीं में से किसी में भी चेंजेस होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनके भाव में कम ज्यादा का होता है, तो इससे फिर वो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सही नहीं ठहराया जा सकता है, बिकॉज प्रोड्यूसर में, क्योंकि प्रोड्यूसर में ट्रांसफर रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्ट्स, वो है ना अदर प्रोडक्ट्स में है ना अपने रिसोर्सेज जो वो यूज कर रहा है उसको ट्रांसफर कर देगा। मल्टीपल यूज होते हैं ना, रॉ मटेरियल का भी मल्टीपल यूज होता है, तो वो जो रिसोर्सेज वो अदर प्रोडक्ट्स के लिए वो क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अगर जो अदर गुड्स के जो प्राइसेस है उसमें चेंजेस आता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, तो फिर वो सही नहीं ठहरेगा फिर लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ सेवन वन, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। भाई आने वाले समय में भाव गिरने वाले हैं कि भाव बढ़ने वाले हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीद है, आशा है, वो नहीं होनी चाहिए। सो द लॉ ऑल्सो एज्यूम्स दैट द सेलर्स डू नॉट एक्सपेक्ट, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई फ्यूचर में भाव गिरने वाले हैं, क्या कम होने वाले, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। नाउ आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो अगर है ना मान लीजिए उसको ऐसे लगेगा, अगर इसको प्रोड्यूसर को, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को, सेलर को अगर वो लगेगा कि फ्यूचर में इस कमोडिटी के भाव बढ़ने वाले हैं, नियरर फ्यूचर जल्दी ही भाव बढ़ने वाले हैं, तो वो थोड़ी देर अपना जो स्टॉक है वो विथ होल्ड करके रख लेगा अपने पास, वो है ना गोडाउन में रख लेगा, वो सप्लाई नहीं होने देगा उस प्रोडक्ट का। और अगर उसे लगेगा कि है ना आने वाले हफ्ते 10 दिन में भाव गिरने वाले, तो उसका सप्लाई बढ़ा देगा। तो इसको भी है ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। नाउ ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। नीचे यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, शेड्यूल दिया है, उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल 4.3 जिसमें सप्लाई शेड्यूल
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स दिया है इन रुपीज, जो फर्स्ट कॉलम है 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। तो 10 रुपये में 100 kg सप्लाई हुआ, 20 रुपया था भाव तो 20 kg का 200 kg का सप्लाई हुआ, 30 रुपया है तो 300 kg का सप्लाई, 40 है तो 400 kg का, 50 है तो 500 kg का। इसका मतलब हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं कमोडिटी के तो उसका जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो टेबल जो 4.3 है वो एक्सप्लेन करता है द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड। सो व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम rupees 10 to 20, then 30, then 40, and then 50, the supply also rises from 100 to 200, 300, 400, 500 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या, इट मीन्स इसका मतलब है कि व्हेन प्राइसेस राइज, जब भाव बढ़ते हैं सप्लाई ऑल्सो राइजेस, तो सप्लाई भी बढ़ता है। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स, जब भाव गिरते हैं तो सप्लाई ऑल्सो फॉल्स, तो फिर है ना सप्लाई भी गिर जाता है, सप्लाई भी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है हमको कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड विच इज शोन इन द फिगर 4.4। तो बेस्ड ऑन द टेबल 4.3 ये जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे आपको प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे यू हैव, ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव टू प्लॉट क्वांटिटी सप्लाइड इन केजेस एंड ऑन वाई एक्सिस यू हैव टू प्लॉट प्राइस इन रुपीज। जो आपको है ना वाई एक्सिस पे ना प्राइस शो करने हैं एंड आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड प्रेजेंट करना है। और आप देखोगे जब आप प्लॉट करना स्टार्ट करोगे एज पर द ये जो शेड्यूल दिया है 10 और 100, तो 10 एंड 100 मतलब यहाँ पे पहले आपने 100 से शुरू किया, राइट। तो 10 एंड 100 यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा। फिर बाद में 20 एंड 200, देन 30 एंड 300, 40 एंड 400 एंड 50 एंड 500। तो हम देखेंगे कि ये जो एस एस है वो क्या है, सप्लाई कर्व है। ये जो एस एस है वो सप्लाई कर्व है एंड ये जो सप्लाई कर्व है ये है ना लेफ्ट से राइट में अपवर्ड मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेफ्ट से राइट में ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जबकि है ना डिमांड कर्व में क्या था, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड था, और यहाँ पे लेफ्ट से राइट में ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो सप्लाई का मतलब है ना ये सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई में एंड उसका जो प्राइस है कमोडिटी का उसमें ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब वो दोनों बढ़ते हैं तो दोनों बढ़ते हैं, अगर एक भी गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। तो यहाँ पे इन द फिगर 4.4 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्या, क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कमोडिटी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एंड ये जो एस एस है वो सप्लाई का है जैसे मैंने आपसे कहा, और ये अपवर्ड को मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है लेफ्ट से राइट में, जो कि पॉजिटिव स्लोप है, विच हैज अ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ऊपर जा रही है ना तो उसको पॉजिटिव स्लोप बोला जाता है। एंड इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये है ना डायरेक्ट रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के। तो आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।